यूपी में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था। आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो एफआईआर दर्ज होगा, आप जेल जाएंगे। ठोको अभियान चल ही रहा था, वहाँ लगातार इनकाउंटर का दौर था। उसके बाद कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई जिसमें कुछ निर्दोष लोगों का भी इनकाउंटर हुआ, लेकिन आवाज़ कहीं से उठ नहीं रही थी। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि आखिर आवाज़ उठाएगा तो कौन। एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया और यूपी में खासकर जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, जातिगत हत्याएं, और लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ब्राह्मण समाज पर जिस तरह से अत्याचार बढ़े थे, उसके बाद उन्होंने मोर्चा खोला और उन्होंने जगह भी चुनी संसद, वो संसद जहां पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ रोए थे। अब वो खुद सीएम हैं और संजय सिंह ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा, अगर 3 महीनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने यूपी में दौरा किया है। उन पर आरोप लग रहा है कि वो अपनी पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम इन्हीं सब सवालों को जानेंगे कि हाथरस से लेकर और आज भी एक हत्या हुई है, गोली मारी गई है एक पुजारी को, उस पर क्या है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी क्या राय है, और क्या राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ और हत्याओं के दौर के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं हो तो आखिर किस पर हो, और क्या यूपी में विपक्ष की आवाज़ संजय सिंह बनते जा रहे हैं, और क्या इससे तमाम राजनीतिक दल सकते में भी हैं। लॉकडाउन चल ही रहा था, आपने यूपी को चुना, सचमुच आपको लग गया था कि सब कुछ मतलब सीमा से बाहर जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग मेरी पृष्ठभूमि नहीं जानते। मेरी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि ये है कि मैंने 16 साल ज़िंदगी का फुटपाथ वालों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए काम किया, और मैंने समाज में लोगों की तकलीफ़ को, उनके दर्द को, उनकी गरीबी को बहुत नज़दीक से न सिर्फ देखा है बल्कि जिया भी है। बहुत सारी रातें उनके साथ प्लेटफॉर्म पे भी गुजारी है, उनके आंदोलनों में गुजारी है। और जब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा जुल्म और जाति का राज चल रहा है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, वहीं पैदा हुआ, वहीं बढ़ा, वहीं राजनीति की, वहीं सामाजिक जीवन हमारा रहा, तो मैंने ये मुद्दे उठाना शुरू किया और मैंने इस पे बोलना शुरू किया। और आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ योगी जी का ऐसा आतंक है कि उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुकदमे लिखवा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं, लाठियों से पिटवाते हैं, यानी दमन करने का जितना भी हथियार और तरीका हो सकता है वो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो सरकार की आलोचना करता है। तो मैंने भी ये जब शुरू किया तो उन्होंने जितने हथकंडे हो सकते थे मेरे खिलाफ 14 एफआईआर उन्होंने लिखवाई, मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा उन्होंने लिखवाया, मेरी पार्टी का दफ्तर उन्होंने बंद करवा दिया। मैं सीतापुर से लौट रहा था निर्वेंद्र मिश्रा जी के यहाँ, उनके परिवार से, शोक संतप्त परिवार से अपनी सद्भावना व्यक्त करके, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके, तो मुझे रास्ते में रोका गया, पुलिस का घेरा बना के और एक आतंकित करने की कोशिश की गई। लेकिन इन चीज़ों से डरे बगैर मैं लगातार जो मुद्दे हैं, वास्तविक ज़मीनी मुद्दे जो हैं, उनको उठाता रहा। और जब ये हाथरस का कांड आया तो ये इनका चेहरा, असली चेहरा बेनकाब हो गया। और जब इन्होंने देखा कि ये किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है तो इन्होंने हमला कराने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि किस तरह से काली स्याही फिकवा के इन्होंने अपनी काली करतूतों को छुपाने का प्रयास किया योगी जी ने। आज उत्तर प्रदेश में गरीब के लिए न्याय नहीं है, उत्तर प्रदेश में दलित होना गुनाह हो गया है, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का होना अपराध हो गया है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं का एक दौर सा चल रहा है। आप बताइए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर आप खुले आंखों से देख रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो कब तक आप धृतराष्ट्र बन के बैठे रहेंगे? कब तक आप बोलेंगे नहीं? कब तक आप ट्विटरिया राजनीति करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? और क्यों? जमीन पर निकलिए, संघर्ष कीजिए, उसमें लाठियां भी पड़ेंगी, मुकदमे भी लिखे जाएंगे, जेल भी जाना पड़े तो जाइए। तो मैंने ये सोचकर ये सब कुछ शुरू किया और ये निरंतर जारी रहेगा। इसमें अगर कोई ये समझता है कि मैं कोई अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ या इसमें राजनीति कर रहा हूँ तो बाकी लोग क्यों बैठे हैं? वो लोग भी राजनीति करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं।
वो दलित के लिए लड़ाई न्याय की राजनीति करें, वो अपराधीकरण के खिलाफ उसको रोकने के लिए राजनीति करें। क्या बुराई है? राजनीति है किस काम का नाम? अगर समाज में अत्याचार, अपराध, गुंडागर्दी, माफियागिरी हो रही है तो उसके खिलाफ ही तो बोलना चाहिए। राज्य की नीति को ठीक करने के लिए आवाज उठाना ही तो राजनीति है। तो इसमें बुरा क्या है? मैं सर हाथरस पर आऊंगा, लेकिन इस देश के टेलीविजन और मीडिया को देखे और बीजेपी समर्थकों का कहना है कि आप बीजेपी, कांग्रेस की भी 3 राज्यों में सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी उनकी सरकार है। झारखंड ठीक ठाक चल रहा है। राजस्थान को लेकर बीजेपी समर्थक और मीडिया का कहना है कि जो लोग बीजेपी, चूंकि सबसे ज़्यादा राज्यों में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी, उनका कहना है कि आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने से पहले कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कीजिए। जबकि बीजेपी भी आंदोलन पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में करती है, लेकिन वो बाकी जगह आंदोलन करने से रोकती है। तो इसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बात है। आप अपना घर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया आपने। कोरोना के काल में जब लोग मर रहे थे तो आप शमशान में दलाली खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। ऐसे समय में जब अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, ब्राह्मणों की हत्या की घटनाएं, दलितों के बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शरीर को छत विछत करने की घटनाएं हो रही हैं, और आप फालतू की दलील देने में लगे हुए हैं कि राजस्थान में ये हो रहा है तो क्यों नहीं बोले, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है कि क्यों नहीं बोले। तुम जाके बोलो ना भाई, तुमको किसी ने रोका है क्या? आप जाके बोलिए। हर जगह ये कहना, भाई ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तुम्हारी भी तो पार्टी है, तुम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में जाके न्याय के लिए लड़ते? कहां रोक, किस संविधान ने रोक रखा है कि हाथरस की गुड़िया के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न्याय की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? कहां रोक रखा है? मतलब ये क्या नाकारापन है कि साहब हम जो है उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता रहे, हत्या होती रहे, लूट होती रहे, घटनाएं होती रहे, हम नहीं बोलेंगे, और राजस्थान में क्यों तुम नहीं बोल रहे, इस पर सवाल खड़ा करेंगे। हमने राजस्थान के मुद्दे पर भी बोला, पुजारी के साथ अभी जो कुछ घटना हुई वहां जलाया गया उनको, उस पर भी बोला। लेकिन इसको कह के आप अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने अपराध को अगर ढकना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। और मीडिया को क्या है? मीडिया को तो यही काम है। 3 महीने देश की जनता की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद की। कोरोना काल में दिन रात सुशांत सिंह राजपूत, कंगना राणावत, सुशांत सिंह राजपूत, यही खबरें हैं आपके पास। देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कोई खबर नहीं मीडिया में। देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई खबर नहीं मीडिया में। हत्या की घटनाएं हो रही हैं, कोई खबर नहीं मीडिया में। सिर्फ यही दिन रात सुशांत सिंह कंगना, यही खबर है आपके पास। वो तो हम लोग समझते हैं। आप अपने आप को राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय चैनल कहते हैं, और अभी गिद्धों की तरह आपस में लड़ रहे हैं आप लोग। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देश के चौथा स्तंभ कहते हैं अपने आप को। मीडिया पर आएंगे संजय सिंह जी। आप हाथरस को लेकर हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। आप लगातार कह रहे थे कि वहाँ जाति को लेकर लगातार जाति के ठाकुर समाज से, चूंकि योगी आदित्यनाथ आते हैं राजपूत समाज से, तो उनको प्रिविलेज है, उनको लिए बहुत मुश्किल है। संजोग से उसी दौरान हाथरस हो गया। क्या एक नई तरह की राजनीति की जा रही है जिसमें जाति ही सब कुछ है? और जो लोग कह रहे थे कि जाति की राजनीति खत्म हो, वो सबसे ज़्यादा जातीय राजनीति को प्रवोक कर रहे हैं। देखिए शंभू जी, इसको बहुत ढका छुपा के बातचीत मत कीजिए। और अगर हम लोग ढका छुपा के बातचीत करेंगे तो बीमारी का समाधान नहीं खोज पाएंगे। अगर बीमारी का समाधान खोजना चाहते हैं, उसका अस्थायी हल चाहते हैं, तो आपको खुलकर बातचीत करनी पड़ेगी। और खुलकर बातचीत यह है कि जातिवाद उत्तर प्रदेश की एक नंगी समस्या है, जिसको आंखों से देखिए आप, और उसकी सीमा कुछ नहीं है। हत्या हो जाए तो जाति देखी जाती है, बलात्कार हो जाए तो जाति देखी जाती है, लूट हो जाए तो जाति देखी जाती है, डकैती हो जाए तो जाति देखी जाती है, नौकरी मिलना हो तो जाति देखी जाती है, प्रमोशन होना हो तो जाति देखी जाती है, जिले का इंचार्ज मिलना हो तो जाति देखी जाती है, डीएम एसपी बनना हो तो जाति देखी जाती है।
और आप चाहते हैं कि इस पे बहुत ढक के और बहुत अच्छी अच्छी प्रवचन टाइप की बातें की जाएं और सब कुछ साफ बड़ा अच्छा चल रहा है और सारा बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल अमन चैन है। ये झूठी बात है। असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि लखीमपुर खीरी में मैं उस दलित परिवार से मिलने गया था जिसकी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। मैं गया था उस दलित परिवार से मिलने जौनपुर के मड़ियाओं में, जहां उसकी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। और जब मैं मां से मिलने गया तो लोगों ने कहा यह बोल नहीं सकती, गूंगी है। मैं मिला हूं शंभू जी और मैंने करीब से इन समस्याओं को देखा और मैं ऐसे लोगों को संवेदनहीन मानता हूं जो ऐसी घटनाओं पर भी सिर्फ इसलिए कि ये हमारी जाति का अपराधी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? एक तो यूपी में आप जा रहे हैं जहाँ योगी जी सांसद थे फिर भी रो रहे थे यूपी पुलिस से, डर नहीं लगता आपको? और दूसरा, आप उसी समाज से आते हैं और उसी जाति से आते हैं, जातीय बाइकआउट की भी संभावना है चूंकि वो लोग पूरे राज्य कर दिया। मेरा जाति बहिष्कार कर दिया, मेरे खिलाफ चिट्ठियां जारी कर दी कि इनको अपने घर के प्रयोजनों में नहीं बुलाना है, शादी ब्याह में नहीं बुलाना है। क्षत्रियों ने बाकायदा नोटिस बना के और अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति दे दिया। लेकिन अगर आप ये सब करके सोच रहे हैं कि मैं गरीब की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, दलित की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, पिछड़े की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, निषाद की, राजभर की, पाल की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, यादव की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। ये मुझसे नहीं होगा। आप पूरे जिंदगी भर के लिए बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई एक आदमी ये समझाए तो कि कहां किस क्षत्रिय धर्म में लिखा है बलात्कारियों का साथ देना। मुझे पढ़ा दे कोई, किस धर्म में लिखा है कि आपकी बिरादरी का हत्यारा हो तो आप उसका साथ दीजिए, आपकी बिरादरी का बलात्कारी हो तो आप उसका साथ दीजिए? कहां लिखा है? किस किताब में लिखा है? आपने ठीक कहा, मैं भी क्षत्रिय समाज से हूं। मैं भी, हमारी माताजी रघुवंशी क्षत्रिय है, मैं उनके कोख से जन्मा हूं। लेकिन कहां लिखा है? मुझे दिखाइए ना, मैं पढ़ना चाहता हूं। कहां लिखा है कि किसी दलित के साथ अत्याचार हो और अगर अत्याचार करने वाला ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, तो आप उसको बचाइए, जाके उसके पक्ष में खड़ा होइए? यही क्षत्रिय धर्म है? कहां लिखा है ये? और यही समाज को विघटित करके आप चाहते हैं कि समाज को तोड़ के वहां लोगों को आतंकित करके उनके ऊपर जुल्म करके उनके साथ आप बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं देना चाहते, उनके बच्चों को मिड डे मील बना के अगर दलित समाज की कोई महिला दे रही है तो उनको खाने नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे सवर्ण लोग इकट्ठा होकर। ये कौन सी इंसानियत है? ये कहां लिखा है कि इसको जायज ठहराओ घूम घूम के? और ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नेता हुए। राजनारायण जी भूमियार समाज से, उन्होंने दलितों को लेकर मंदिर का प्रवेश किया था, लाठियों से पीट के उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया गया। हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो तो सवर्ण समाज से थे। जनेश्वर मिश्रा जी सवर्ण समाज से थे। मोहन सिंह जी सवर्ण समाज से थे। चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जाति को बाद में पिछड़े में शामिल किया गया, वो तो सवर्ण समाज से थे। वो लोग क्यों उठाते थे किसान की, पिछड़े की, दलित की बात? ये कहां लिखा हुआ है कि मैं ठाकुर हूं इसलिए मैं नहीं बोल सकता? हाथरस को लेकर आपने पीड़ित परिवार से बात की है, आप पर हमला भी हुआ, जिस तरह की वहाँ रिपोर्टिंग अब हो रही है, जिस तरह से ऑनर किलिंग की बात कही जा रही है, क्या आपको कहीं से भी लगता है कि वो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो छुपाने की कुछ कोशिश कर रहा है? शंभू जी, ये बहुत ही मतलब पीड़ा देने वाली बातें हैं। मतलब तकलीफ होती है इन चीज़ों को सोच के भी, घृणा आती है कि कैसी अखबार की पत्रकारिता हो रही है, कैसी टीवी की पत्रकारिता हो रही है। कितना अपने स्तर को गिराओगे आप? सरकार की तरफ से जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई, मैं सबकी बात कर रहा हूं। योगी जी तो इसी मानसिकता से ग्रसित हैं। उनकी मानसिकता में दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। 90 वर्षों के इतिहास में आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं हुआ। यह एक नंगा सच है जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए। आप बात कीजिए ना, आप खाली बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ी कुछ होगा। आपकी मानसिकता दलित विरोधी है योगी जी, मैं कहना चाहता हूं।
और इसीलिए हाथरस की गुड़िया को न्याय ना मिले, इसके लिए सारा जी तोड़ आपने कोशिश किया, पूरी कोशिश किया। परिवार को धमको आया, उसकी एफआईआर 14 दिन तक नहीं लिखी, उसको ठीक से इलाज नहीं मिल पाया, उस गुड़िया को एम्स में एक बेड नहीं मिल पाई उसको। सफदरजंग में उसने दम तोड़ दिया, रात के 2 बजे पेट्रोल छिड़क के उसकी लाश को जला दिया गया, परिवार को चेहरा नहीं देखने दिया गया। कितना अत्याचार करेंगे आप? जुल्म की क्या इंतहा है बताइए आप, योगी जी बताइए। और सिर्फ इसलिए कि वो एक वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की एक गरीब लड़की थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।